लंबे वक्त से इस तरह की बात कही और सुनी जा रही है कि अगर अगला विश्व युद्ध हुआ तो वो विचारधारा, उग्र राष्ट्रवाद या किसी अन्य वजहों से नहीं बल्कि पानी के भंडार पर अधिकार को लेकर लड़ा जाएगा। इस बात को कई बार अलग अलग तरीकों से अलग अलग मंचों पर कहा जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रह चुके बुतरस घाली ने तो लगभग 3 दशक पहले ही बहुत गंभीरता से यह बात रखी और जिम्मेदारी के साथ कहा था कि अगर अगला विश्व युद्ध लड़ा गया तो वह पानी के लिए लड़ा जाएगा। उनसे भी आगे जाकर 1995 में विश्व बैंक के उपाध्यक्ष इस्माइल सरागलेडीन ने कहा था कि इस शताब्दी की लड़ाई तेल के लिए लड़ी गई, लेकिन अगली सदी की लड़ाई पानी के लिए लड़ी जाएगी। आज के इस वीडियो में हम भारत में आने वाली 5 समस्याओं के बारे में जानेंगे जो मुंह बाए खड़ा है। दोस्तों, इन समस्याओं से सिर्फ हमारी सरकारों को ही नहीं बल्कि हमें भी लड़ना है। भारत की युवा को इन समस्याओं से लड़ना है। दोस्तों, आज आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने देश की समस्याओं को समझें और उससे निपटने के लिए अपना योगदान दे सकें। दोस्तों, पानी की कमी एक वैश्विक समस्या का रूप ले चुकी है और दुनिया का हर देश इस समस्या से जूझ रहा है। अमेरिका से लेकर मध्य पूर्व और भारत से लेकर अफ्रीका के देशों में पानी की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। ज़्यादा दिन नहीं बीते जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव में पानी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था और सत्ताधारी दल को उसका उचित प्रबंध नहीं कर पाना काफ़ी महंगा पड़ा था। दरअसल हमारे देश में जैसे जैसे शहरों का फैलाव होता गया वैसे वैसे परिणाम स्वरूप जलस्तर नीचे जाने लगा। इस अंधाधुंध विकास की होड़ में पानी के इस्तेमाल को लेकर सख्त कानून के अभाव में दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन जारी है। बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण के दौरान भारी मात्रा में जमीन से पानी निकालने के कारण पूरे इलाके का जलस्तर नीचे जा रहा है। कुछ इसी तरह के संकेत भारत के गाँव में भी मिलने लगा है। देश के ग्रामीण इलाके में भी पानी का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। पेयजल तो एक समस्या है ही, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है भूजल का लगातार नीचे जाना। दोस्तों, कई देशों की सरकारें इस समस्या को लेकर बेहद ही गंभीर हैं और अपने यहाँ जल नीति या जल संरक्षण नीति बनाकर पानी को बचाने का काम शुरू कर चुकी हैं। हमारे देश में भी जल संरक्षण नीति को लेकर थोड़ी बहुत जागरूकता आई है, लेकिन सिर्फ इतनी जागरूकता काफ़ी नहीं है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें, आपको और साथ ही देश के सभी लोगों को जागरूक होना होगा और साथ ही हमारी सरकारों को इस समस्या पर गंभीरता से सोचना होगा। दोस्तों, आज के समय आबादी बढ़ने के कारण गाँवों, कस्बों के पास के झील, तालाबों और कुओं को भर कर घर बनाया जाने लगा है, जो कि जल संरक्षण का बेहद ही अहम और प्राकृतिक स्रोत है। सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे झील, तालाबों को भरकर कोई उन पर घर न बना सके, क्योंकि झील और तालाब जल संरक्षण का मुख्य स्रोत होती हैं। साथ ही इनसे प्राकृतिक सुंदरता भी बरकरार रहती है। दोस्तों, भारत में जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, या यूँ कहें कि वह दरवाजे तक आकर दस्तक दे रही है, वह है जनसंख्या विस्फोट। भारत में जनसंख्या विस्फोट का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। हमारी सुविधाएं सिकुड़ने लगी हैं। भारत की राजधानी जनसंख्या विस्फोट से उबलने लगा है। दिल्ली में लगने वाले आए दिन के ट्रैफिक जाम ने जीना हराम कर दिया है। आज विश्व की जनसंख्या 7 अरब से ज़्यादा है। अकेले भारत की जनसंख्या 1 अरब 35 करोड़ के आसपास है। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ की थी, जो आज बढ़कर 4 गुना अधिक हो गई है। परिवार नियोजक के कमज़ोर तरीकों, अशिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के अभाव, अंधविश्वास और विकासात्मक असंतुलन के चलते आबादी तेजी से बढ़ी है। संभावना है कि साल 2050 तक देश की जनसंख्या 1.6 अरब हो जाएगी। फिलहाल भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 17.5% है। भूभाग के लिहाज से हमारे पास 2.5% ही ज़मीन है। चीन, भारत और अन्य एशियाई देशों में शिक्षा और जागरूकता की कमी की वजह से जनसंख्या विस्फोट के गंभीर खतरे साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। अब स्थिति यह है कि अगर भारत ने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक नहीं लगाया तो वह 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि सन 2025 तक भारत चीन को भी पछाड़ देगा और विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। हमारी आबादी में अभी हर दिन 50,000 की वृद्धि हो रही है। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन मुहैया कराने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा खाद्यान्न उत्पादन प्रतिवर्ष 54 लाख टन से बढ़े, जबकि वह औसतन केवल 40 लाख टन प्रतिवर्ष के दर से बढ़ पाता है। लगातार बढ़ती आबादी के चलते बड़े पैमाने पर बेरोजगारी तो पैदा हो ही रही है, साथ ही कई तरह के अन्य आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को भी बढ़ा रहा है। भारत के सामने कई समस्याएं खड़ी हैं, जिसमें से जनसंख्या विस्फोट सबसे आगे है।
जिस युवा शक्ति के दम पर हम विश्व भर में इतराते फिरते हैं, वही देश की युवा शक्ति एक अदद नौकरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। दोस्तों, बढ़ती बेरोजगारी आज हमारे देश की तीसरी सबसे बड़ी समस्या है। जिस युवा शक्ति के दम पर हम भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं, उस युवा शक्ति की कड़वी सच्चाई यह है कि प्रतिदिन बढ़ती बेरोजगारी के कारण सबसे अधिक आत्महत्याओं का कलंक भी हमारे देश के माथे पर लगा हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन 26 युवा खुद को काल के गाल में झोंक रहे हैं और इस संताप की स्थिति का जन्म छात्र बेरोजगारी की गंभीर समस्या के कारण हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, भारत सरकार और विभिन्न एजेंसियों के ताज़ा सर्वेक्षण और रिपोर्ट इस ओर इशारा करते हैं कि देश में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ रहा है। जिन युवाओं के दम पर हम भविष्य की मजबूत इमारत की आस लगाए बैठे हैं, उसकी नींव की हालत निराशजनक है और हमारी नीतियों के खोखलेपन को राष्ट्रीय पटल पर प्रदर्शित करती हैं। ILO ने जो अनुमान लगाया है वह सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2019 में बेरोजगारों की संख्या 1.89 करोड़ तक हो जाएगी। इसके अलावा लॉकडाउन और महामारी के कारण इस आंकड़े में इतनी उछाल आई है कि इसका आंकड़ा खुद सरकार के पास भी नहीं है। आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा बेरोजगारों वाला देश बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश की 11% आबादी बेरोजगार है। इस प्रतिशत को अगर आंकड़ों में देखें तो पता चलता है कि देश के लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। सरकार को देश के सेवा क्षेत्र में नए प्रयोग करने के साथ साथ उसमें विस्तार करने की ज़रूरत है ताकि नए पद सृजित किए जा सकें, क्योंकि दोस्तों नए सरकारी पद सृजित होंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा और इससे देश की विकास दर रफ्तार पकड़ेगी। आज कृषि, प्रशासन, बैंक, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, रक्षा, साइबर सुरक्षा, तकनीकी और अनुसंधान क्षेत्रों में नए पदों पर भर्तियों की आवश्यकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यह समझ बखूबी है और इसी का फायदा उठाते हुए वह कर्मचारियों का शोषण कर रही है। कम तनख्वाह में कोई व्यक्ति काम करने के लिए तभी तैयार होता है जब उसको कहीं और काम मिलने में दिक्कत हो रही हो। इसी का फायदा आज निजी कंपनियां उठा रही हैं और लोगों की तनख्वाह लगातार कम होती जा रही है। बेरोजगार युवाओं की तेजी से बढ़ती तादाद देश के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों, सवाल यह भी है कि इन हालातों में आखिर देश की युवा कहाँ जाए, क्या करे, जब उसके पास रोजगार के लिए मौके ही नहीं है, सुनिश्चित संसाधन नहीं है, योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं, पहले ही नौकरियों में खाली पदों पर लगभग रोक लगी हुई है, उस पर बढ़ती बेरोजगारी आग में घी का काम कर रही है। दोस्तों, सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, नए रोजगार का सृजन करना चाहिए। जब देश का युवा शक्ति देश का भविष्य है तो यह भविष्य क्यों आत्महत्या कर रहा है। दोस्तों, भारत की चौथी सबसे बड़ी समस्या जो है, जिस पे सरकार और हमें देशवासियों को चिंता करनी चाहिए, वो भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था में कोरोना महामारी और उसके चलते तालाबंदी के बाद एक तिमाही में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। अप्रैल से जून के बीच की तिमाही में भारत की GDP -23.9% की हो गई थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। हालांकि गिरे हुए अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है क्योंकि गिरावट की वजह महामारी और लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी हमारी सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठ तो नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया हुआ है कि साल 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन तक हो जाएगी। हम आपको बता दें कि साल 2007 में भारत ने मनमोहन सिंह की सरकार में पहली बार 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को पार किया था। वहीं मनमोहन सिंह ने ठीक उसके 7 साल बाद यानी साल 2014 में भारत को 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया था। यानी भारत को 1 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था वाला देश बनने में 60 सालों का समय लगा, तो वहीं उसका डबल करने में मनमोहन सिंह ने मात्र 7 सालों का समय लिया, यानी 2014 तक 2 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था वाला देश भारत को बना डाला। वहीं 2014 के बाद मोदी सरकार की बात करें तो अभी तक भारत 3 ट्रिलियन वाला अर्थव्यवस्था का देश भी नहीं बन पाया है। दोस्तों, यह चिंता का विषय ही है कि एक तरफ चीन साल 2018 में ही 14 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया था, तो वहीं भारत साल 2024-25 तक 5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था वाला देश बन पाएगा, यह नामुमकिन ही है। इस लिस्ट में 5वीं जो चिंता का विषय है वह है पेड़ों की कटाई। पेड़ों की कटाई विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वन भूमि को साफ करने का कार्य दुनिया भर में एक बढ़ती हुई चिंता है और साथ ही इसने कई पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है। इनमें से कुछ वन्य जीवों की हानि, जैव विविधता पर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जल चक्र पर प्रभाव शामिल हैं। पेड़ों की कटाई जलवायु परिवर्तन के लिए भी जिम्मेदार है। पेड़ और ट्रेस इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक में से एक हैं।
पेड़ वायुमंडल में से अन्य हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं और इस प्रकार इन्हें स्वच्छ बनाते हैं। वनों की कटाई से बड़ी संख्या में पेड़ों का नुकसान हो रहा है, जिसके कारण वायुमंडल में मीथेन जैसे कार्बन और जहरीली गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिस कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे सामने आन खड़ी हुई है। दोस्तों, वनों की कटाई हमारे पर्यावरण को कई तरीकों से खराब कर रही है। यह समय है जब हम इंसानों को इस मुद्दे की गंभीरता का एहसास होना चाहिए और वनों की कटाई को नियंत्रित करना चाहिए। दोस्तों, बताए गए समस्याएं हमारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके गंभीरता को अगर हम अभी नहीं समझेंगे तो हमारा देश, हमारा पर्यावरण और बिगड़ जाएगा और इसका नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हमारी आपसे बस एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर आप अपने जीवन में पानी बचाने की कोशिश ज़रूर करें। अपने जीवन में पेड़ अवश्य लगाएं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक भी पहुंच सके। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि बताए गए सभी समस्याओं में से कौन सी समस्या आपको सबसे बड़ी समस्या लगी और किस समस्या पर हमारी सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।